दोस्तों नमस्कार। साइंस सीरीज में दोस्तों ध्यान रखेंगे कि साइंस सीरीज में ये 11वां वीडियो है या 11वां सेट कहिए। तो इससे पहले आपके पास 10 वीडियो इस साइंस संबंधित आप तक पहुंच चुका है, आप देखे होंगे और ये 11वां है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करें, ना भी लगे तो पर ही कमेंट करें, ताकि मैं आपकी कमेंट को पढ़कर अपने आप को ठीक कर सकता हूँ कि कहाँ खराबी रह गया। ठीक है, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना मान होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप कंठस्थ याद रखिएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप कंठस्थ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा, एम्पियर। तो यहाँ पे आपको ना धारा में जाना था ना एम्पियर में, मेनली आपको है पारसेक और प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन है, तो ध्यान रखेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछा गया है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। ठीक है, एक पारसेक, ध्यान रखेंगे, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3 × 2 6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि दूरी मापने का प्रकाश वर्ष भी एक इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछा गया तो आंसर होगा पारसेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष है कितना होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखें दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक लीटर जो गैलन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कितना, 0.2642। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर एक गैलन बराबर पूछ दिया जाए कि ठीक है एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो ध्यान रखेंगे लीटर होता है 3 × 7 8 लीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको यहाँ पूछा एक लीटर बराबर कितना गैलन और इसको उल्टा दिया जाए कि एक गैलन बराबर कितना लीटर, तो कितना लीटर, 3 × 7 8 लीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। ठीक है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, ध्यान रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, लॉगरिथम के आविष्कारक है, तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो ध्यान रखें, लॉगरिथम का आविष्कारक जॉन नेपियर। ठीक है, लॉगरिथम का आविष्कारक जॉन नेपियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है। एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या कूलम्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक याद रखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, तो वायुमंडल की आर्द्रता, यहाँ पर आपको फंसने वाली बात है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। ठीक है, और इसके नीचे दिया हुआ हाइड्रोफोन, मेगाफोन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है वायुमंडल यानी ऊपरी बात है तो हाइग्रो। ठीक है, हाइग्रोमीटर ध्यान रखेंगे, ना कि हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, कितना होता है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो पृथ्वी के उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह कौन है, चंद्रमा है।
तो उसका कक्ष वेग निर्भर किस पर करता है? क्वेश्चन ये है, ध्यान रखेंगे, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। ठीक है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखते होंगे आजकल तो खैर वो आना बंद हो गया, अब तो खैर सारे ऑटोमेटिक घड़ियाँ आ रही है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, डिजिटल घड़ी भी आती है, तो एक बार अब चाबी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस समय मुझे याद है कि घड़ी में 24 घंटा में एक बार चाबी देना पड़ता था। ठीक है, जो चाबी दिए एक बार तो ऊर्जा संचित ऊर्जा हो गई, वो उसको कह सकते हैं कि वो दबा बचा कर रखा गया और 24 घंटा तक घड़ी घूमते रही, फिर 24 घंटा में एक बार घड़ी को चाबी देना पड़ता था। ठीक, घुमाने के लिए उसे कांटा को। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ये संचित ऊर्जा है या कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड के वेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा, कितना मान होगा? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितना मान होगा, 125% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी किसी पिंड का वेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा 125% बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, कहाँ उत्पन्न हो सकती है? सभी माध्यम, ठोस में, द्रव में या गैस में? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग ठोस के माध्यम से भी चलेगी, गैस के माध्यम से भी चलेगी, द्रव के माध्यम से भी चलेगी। ठीक है, अब जब अनुप्रस्थ तरंग की बात होगी तो अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग की तरह काम करती है। तो ध्यान रखेंगे किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, यह माध्यम पूछा, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हवा में। ठीक है, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पनडुब्बी आधारित है, किस पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम गति नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पास्कल के नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है, कैसे आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि? ठीक है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि? क्यों आसान है? क्वेश्चन ये है, तो ध्यान रखेंगे आसान इसलिए है कि समुद्र के पानी के घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि आपको पता है समुद्र के पानी नमकीन होता है। ठीक है, और समुद्र के पानी आप पी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, यानी कितनी आवृत्ति को हम अपश्रव्य तरंग कहते हैं या अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम है। ठीक है, हम जो सुन सकते हैं वो ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, और एक ऐसी ध्वनि जो 20,000 से अधिक है उसे हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, वो भी हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 2-3 प्रकार ध्वनि होता है, अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। तो अवश्रव्य प्राश्रव्य ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं, श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो जो श्रव्य ध्वनि है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, अपश्रव्य ध्वनि 20,000 से नीचे का होता है और प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 से ऊपर की हर्ट्ज से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, क्या होगा? ठीक है, तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग है, कैसा तरंग है? मैंने अभी बताया। ठीक है,
कि ध्वनि तरंग के बारे में कहा आपको कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर यही आपसे प्रकाश पूछता, ठीक है, प्रकाश, तो ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा अनुप्रस्थ, ठीक है। क्योंकि हम याद करने का तरीका ये है कि लोग प्रकाश से पस्त हो जाता है, गर्मी से पस्त हो जाता है, तो अनुप्रस्थ कर दीजिए उसको, ठीक है। बाकी एक ध्वनि तरंग है, अनुदैर्ध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितना होती है, ठीक है, तो आधी होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक सीधा, उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या काल्पनिक उल्टा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे वो होगा काल्पनिक सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। अभी भी मैंने बोला कि प्रकाश तरंग, ठीक है, कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, कैसा होता है, अवतल होता है कि उत्तल होता है कि अभियोतल होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, जो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये किया था आइंस्टीन ने किया था, E बराबर mc², ठीक है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, किसमें, यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में या रेडियम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लूटोनियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का पदार्थ, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, ठीक है। जो घर में फ्यूज लगता है उसमें गलनांक जो बिंदु होता है वो निम्न होना चाहिए। अगर गलनांक बिंदु उच्च कर दें, हम लोग तो देखते हैं कोई इतना बुड़बकी वाला काम होता है, क्या होता है कि अगर फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है तो इतना मोटा तार दे देगा उस पर कि उड़बे नहीं के, जब फ्यूज, तब फ्यूज लगाने का मतलब क्या है, जब फ्यूज उड़ेगा नहीं, फ्यूज गलेगा नहीं, तो फ्यूज क्यों लगा रहे हैं आप, ठीक है। हम कोई देखते हैं घर में जो पतला कील होता है वो कील को डाल देता है फ्यूज में ताकि जाएगा नहीं। तो फ्यूज हमने लगाया है कि घर के उपकरण को बचाया जा सके, और फ्यूज उड़े ही नहीं तो फ्यूज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसमें फ्यूज में निम्न गलनांक होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्युत चुंबक के तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स का, गामा का, पराबैंगनी का या अवरक्त का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे जो अधिकतम आवृत्ति होती है वो गामा किरण का, ठीक है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, किसमें होता है, दृष्टि धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा दृष्टि धारा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबक प्रेरण या विद्युत चुंबक प्रेरण, स्वप्रेरण या अनोन्वय प्रेरण, ठीक है। तो वो है आपके पास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, 31 नंबर का, वो आपके है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू प्रकाश के प्रयुक्त लैंप समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ऊष्मा की किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ध्यान रखेंगे वो होती है विकिरण द्वारा, ठीक है, विकिरण द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, इससे हम नीचे नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम संभव ताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, कितना होती, बढ़ती, घटती, कम होती या कोई परिवर्तित नहीं होती, तो ध्यान रखेंगे अगर वायुमंडल नहीं होती तो दिन की अवधि कम होती, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वर्णमंडल, कोरोना या प्रभात मंडल या कोई नहीं, तो ध्यान रखेंगे वो दिखाई देता है कोरोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन
परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होता, ध्यान रखेंगे आपका कांच से, ठीक है, कांच से वायु में जाए, ठीक है, कांच से वायु में जाए तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का 36 क्वेश्चन था इस सेट में, और ध्यान रखेंगे ये सेट है आपका 11, ठीक है। इससे पहले 10 सेट आपका पास आ चुका है, आप देख चुके होंगे। चलिए इसको भी देखिए, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों साथ में, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।